कहानी शुरू होती है बजरनी हरजोल्फसन नाम के एक व्यापारी से, जो आइसलैंड से ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा होता है। तभी उसका जहाज बीच में रास्ता भटक जाता है। अटलांटिक महासागर में भटकते भटकते उसे एक ज़मीन दिखाई पड़ती है जो उसे बड़ी ही मिस्टीरियस सी लगती है। ये ज़मीन हरे भरे चरागाहों से ढकी हुई होती है। उसे ये ज़मीन मिस्टीरियस इसलिए लगती है क्योंकि उस वक्त यूरोपीय लोग सोचते थे कि धरती डिस्क की तरह एकदम फ्लैट यानी चपटी है और इसमें यूरोप, अफ्रीका, एशिया के सिवाय कोई भी महाद्वीप एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस समय एज ऑफ वर्ल्ड मिथ पॉपुलर था। इसमें माना जाता था कि धरती चपटी है और धरती का एक किनारा है। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा पश्चिम या पूर्व में चले गए तो वो इस किनारे से नीचे गिर जाएंगे और एक एंडलेस डार्कनेस में गिर जाएंगे जहाँ से वो कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। जैसे तैसे बजरनी हरजोल्फसन ग्रीनलैंड पहुँच जाता है। ग्रीनलैंड पहुँचकर ये सारी कहानी एरिक द रेड के बेटे लीफ एरिक्सन को बताता है। एरिक द रेड वो इंसान था जिसे आइसलैंड से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में उसने ग्रीनलैंड की खोज की और वहाँ पे वाइकिंग बस्तियाँ बसाई। लीफ एरिक्सन जब इस कहानी को सुनता है तो वो इस मिस्टीरियस लैंड की खोज में जहाज़ों में निकलना चाहता है। वो अपने साथ 35 लोगों को भी ले लेता है और इन सब लोगों के साथ वो जहाज़ में एक यात्रा पर निकल पड़ता है जो उस रहस्यमय ज़मीन की ओर जाने वाली थी। लेकिन वो 10वीं शताब्दी का दौर था, उस समय यात्राएं बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इनके जहाज़ लकड़ी के होते थे जो आइसबर्ग से टकराकर चकनाचूर हो सकते थे। इन लोगों के पास ना तो वर्ल्ड मैप था ना ही कंपास था। ये लोग सिर्फ पक्षियों की दिशा, सूरज की स्थिति और तारों को देखकर अपना रास्ता ढूंढते थे। नॉर्थ अटलांटिक अपने तेज तूफानों और तेज ठंड के लिए भी जाना जाता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन लोगों में से ज़्यादातर लोग मॉन्स्टर और जायंट्स जैसी चीज़ों में भी यकीन रखते थे। तो इनकी जो यात्रा थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि उस समय तक कोई भी यूरोपीय ऐसी नई ज़मीन पर नहीं पहुंच पाया था। अब क्या ये लोग उस ज़मीन पर पहुंच पाएंगे? इन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? आखिर वो जगह कौन सी थी? आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के ऐसे ही मिस्टीरियस चैप्टर को ध्यान से समझने वाले हैं जिसका नाम है विनलैंड एक्सपेडिशन। जापान के माकोतो युकीमुरा ने 2005 में अपना एक पॉपुलर मांगा पब्लिश किया जिसका नाम था विनलैंड सागा। बाद में 2018 में इसी मांगा पर एक एनिमे भी बनाया गया। ये मांगा या एनिमे हिस्ट्री और इमेजिनेशन दोनों के ब्लेंड से बना हुआ था। असल में विनलैंड हिस्ट्री का वो पार्ट है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आज हम विनलैंड की खोज की उसी अनजान इतिहास को एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेना चाहिए, जैसे सागा, वाइकिंग्स, नॉर्स, जोम्स वाइकिंग्स जैसे शब्दों का मतलब क्या होता है, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। विनलैंड एक्सपेडिशन की जानकारी के लिए हमारे पास 2 स्रोत उपलब्ध हैं, एरिक द रेड सागा और ग्रीनलैंडर्स सागा। इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से आइसलैंडिक सागा कहा जाता है। सागा असल में एक नॉर्स वर्ड है या कहें वाइकिंग भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक हीरोइक स्टोरी, यानी किसी हीरो के एक एडवेंचर या मिशन पर जाने की कहानी। अब ये असली भी हो सकती हैं या काल्पनिक भी हो सकती हैं या दोनों का ब्लेंड भी हो सकती है। अब हमने जाना कि बजरनी हरजोल्फसन और लीफ एरिक्सन दोनों ही वाइकिंग थे। प्रश्न उठता है कि ये वाइकिंग कौन होते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वाइकिंग असल में बहुत ही क्रूर, खूंखार, दरिंदे इंसान होते हैं जो लोगों की धन दौलत लूट के और मारकाट मचाते हैं, लेकिन असलियत इससे एकदम अलग है। असल में वाइकिंग्स वे लोग थे जो स्कैंडिनेविया में बसे थे। इनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं। ये लोग गर्मियों में समुद्र की यात्रा पर जाते थे। इनमें से कुछ व्यापार करने के लिए जाते थे तो कुछ लूटपाट करने के लिए जाते। बाकी समय में ये लोग खेती, कारीगरी, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे धंधे करते थे। यानी कि वाइकिंग्स केवल लूटपाट करने वाले लोग ही नहीं थे, बल्कि इसमें आम लोग भी शामिल थे जो खेती, कारीगरी जैसे छोटे छोटे काम भी किया करते थे। इनको नॉर्थमैन भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ यूरोप में रहते थे, यानी नॉर्थमैन ही वाइकिंग्स हैं। इस तरीके से थॉरफिन और लीफ एरिक्सन दोनों ही वाइकिंग थे, लेकिन ये लूटपाट और मारकाट के बजाय केवल व्यापारी और खोजकर्ता थे। अब सवाल उठता है कि जोम्स वाइकिंग का क्या मतलब होता है? जोम्स वाइकिंग का ही एक छोटा सा हिस्सा था जो पोलैंड के आसपास के इलाकों में रहा करते थे। ये लोग बड़े ही साहसी, लड़ाकू, वफादार और डिसिप्लिन्ड होते हैं, जैसा कि आपने कई सारी वेब सीरीज और मूवीज में भी देखा होगा। युकीमुरा के मांगा में दिखाई गए थॉरकिल द टॉल, कैन्यूट द ग्रेट असली हिस्टोरिकल पर्सन्स थे जो जोम्स वाइकिंग्स थे। तो अब हम लीफ एरिक्सन और उनके साथियों की कहानी पर वापस आते हैं जो बजरनी से इंस्पायर होकर नई जमीन की खोज में निकले थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ना जिसकी दुनिया की सोच में कोई मंजिल ही नहीं है? जीपीएस और गूगल मैप्स तो दूर की बात, आपके पास कागज का नक्शा और कंपास तक नहीं है। दूर क्षितिज तक केवल समंदर जो काल बनकर आपकी नाव को निगलना चाहता है। उत्तर की बर्फीली हवाओं में आज से 1000 साल पहले एक ऐसी ही नाव चली थी जो इतिहास और भूगोल की सीमाओं को तोड़ना चाहती थी। भाग्य उनका दुश्मन था, लेकिन उनकी असली लड़ाई लहरों के साथ थी। आइसलैंडिक सागा बताते हैं कि ये लोग समंदर से होते हुए हेलुलैंड पहुंचते हैं, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ फ्लैट स्टोन्स।
यानी सपाट पत्थरों की ज़मीन। असल में ये जगह आज का बैफिन आइलैंड था, जो डेविस स्ट्रेट के जरिए ग्रीनलैंड से अलग होता है। ये जगह रहने लायक नहीं थी, इसलिए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और वक्त तक चलने पर ये लोग मार्कलैंड पहुंचते हैं, जिसका अर्थ होता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी जंगल वाली जमीन। ये शायद आज के कनाडा का लेब्राडोर तट था, यानी ये लोग भूगोल की सीमाओं को तोड़कर पहुंच चुके थे एक नई दुनिया में, जो उस समय के लोगों की इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड थी। अब तक आप समझ गए होंगे, वो था नॉर्थ अमेरिका। लीफ एरिक्सन इतिहास का वो पहला इंसान था जो कोलंबस से भी 492 साल पहले 1000 ईस्वी में ही नॉर्थ अमेरिका की धरती को देख चुका था और इस पर कदम भी रख चुका था। लेकिन इन लोगों को तलाश थी हरी भरी और घास से सराबोर जमीन की, इसलिए ये लोग मार्कलैंड में भी नहीं रुकते हैं। यहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले लेते हैं और पूर्व की तरफ रवाना हो जाते हैं। पूर्व की तरफ चलते चलते ये लोग आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, जिसका सपना उन्होंने बजरनी हरजोल्डसन की कहानी से देखा था। ये जगह अभी के कनाडा के उत्तर में न्यू फाउंडलैंड पर बसी थी, लांस ऑक्स मिडोस, जिसका फ्रेंच में अर्थ होता है घास के मैदान। इस जगह को उन्होंने विनलैंड नाम दिया था। विनलैंड एक नॉर्स भाषा का वर्ड है। अब इसके नामकरण से जुड़ी दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जंगली अंगूर थे जिसे वाइन बनती थी, और पुरानी जर्मन भाषा में वाइन को विन कहा जाता था। इस तरीके से विनलैंड बना, यानी विनलैंड का मतलब हुआ शराब की भूमि। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि विन का मतलब होता है चरागाह, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रासलैंड्स थे, इसलिए इसे विनलैंड नाम दिया गया था। लेकिन पहली थ्योरी को इतिहासकार ज़्यादा मान्य और उपयुक्त समझते हैं। विनलैंड पहुँचने के बाद लीफ और उनका दल सर्दियों तक यहीं रहता है। लीफ ने पाया कि यहाँ की सर्दियाँ ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया के मुकाबले काफ़ी हल्की थी। यहाँ पर खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन मौजूद थी, जहाज़ बनाने के लिए लकड़ियाँ भी थी। ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स के लिए ये जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं थी। गर्मियाँ आते ही ये लोग वापस रवाना हुए और उन्होंने लौटते वक्त एक आइसलैंडिक जहाज़ को भी बचाया, जो असल में रास्ता भटक चुका था। इसलिए लीफ को लीफ द लकी का खिताब भी दिया गया। लीफ एरिक्सन इतिहास का वो इंसान बना जो कोलंबस से भी पहले अमेरिका पहुंच चुका था। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका का खोजकर्ता लीफ एरिक्सन को क्यों नहीं माना जाता। इस प्रश्न का उत्तर हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। अब विनलैंड पर दूसरे एक्सपेडिशन के लिए लीफ का भाई थॉरवाल्ड एरिक्सन आता है। ये विनलैंड पहुंच जाता है और 3 सर्दियों तक यहीं रहता है। लेकिन परेशानी तब होती है जब ये विनलैंड के थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जाता है और वहाँ पे बस्तियाँ बसाने की कोशिश करता है, जहाँ पर इसका सामना नेटिव ट्राइब्स से होता है। इनको आइसलैंडिक सागा में स्क्रेलिंग्स नाम दिया गया है। इन दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई होती है। कुछ नेटिव्स को ये खोजकर्ता मार डालते हैं और इसी लड़ाई में थॉरवाल्ड की तीर लगने से मौत हो जाती है। बाकी बचे लोग ग्रीनलैंड वापस लौट जाते हैं। विनलैंड पर तीसरे एक्सपेडिशन के लिए लीफ का एक और भाई थॉर्स्टीन एरिक्सन आता है। ये लीफ द लकी द्वारा बचाई गई जहाज के कैप्टन की विधवा गुडिट से शादी करता है। ये विनलैंड इसलिए आना चाहता था ताकि ये अपने भाई थॉरवाल्ड की डेड बॉडी को वापस ला सके, जिसकी जनजातियों के साथ लड़ाई में तीर लगने से मौत हो चुकी थी। यानी ये अपने भाई का अंतिम संस्कार और कुछ क्रियाक्रम करना चाहता था, इसलिए विनलैंड से उसके शव को वापस लाना चाहता था। लेकिन थॉर्स्टीन अटलांटिक महासागर में रास्ता भटक जाता है और पूरी गर्मियाँ यहीं पे बीत जाती हैं, लेकिन ये विनलैंड नहीं पहुँच पाता है। बाद में किसी वजह से इसकी मौत हो जाती है और इस तरीके से अगले 10 सालों तक कोई भी इंसान विनलैंड जाने की कोशिश नहीं करता, जब तक कहानी में थॉरफिन कार्लसैफनी नाम का एक महान वाइकिंग एक्सप्लोरर नहीं आ जाता। थॉरफिन कार्लसैफनी का जन्म 980 ईस्वी में आइसलैंड में एक ईसाई परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम थॉर्ड हॉर्सहेड था, जो युकीमुरा के मांगा में उसके पिता थॉर्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। मांगा से एकदम उलट थॉरफिन और इनके पिता का जोम्स वाइकिंग से कोई लेना देना नहीं था, यानी इन दोनों में से कोई भी लड़ाई या मारकाट करने वाले जोम्स वाइकिंग्स के साथ नहीं रहा था। साथ ही थॉरफिन बचपन से ही ईसाई धर्म में यकीन करता था। इसका पालन पोषण भी ईसाई विचारों के बीच ही हुआ था। ईसाई धर्म से ही इसने कंपेशन, फॉरगिवनेस, काइंडनेस जैसे गुणों को अपनाया था। वहीं वाइकिंग स्पिरिट होने की वजह से ये एक एडवेंचरर और एक्सप्लोरर भी था। इस तरीके से वाइकिंग एक्सप्लोरर की स्पिरिट और ईसाई धर्म की करुणा और अहिंसा ने मिलकर थॉरफिन के कैरेक्टर को डेवलप किया था, जो आगे चलकर हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। थॉरफिन पेशे से एक व्यापारी था। उसने थॉर्स्टीन की विधवा पत्नी गुडिट से शादी की थी और ये दोनों लोग ग्रीनलैंड में बस गए थे। लीफ एरिक्सन से यहीं शायद उसे विनलैंड के बारे में पता चला होगा। लीफ एरिक्सन के विनलैंड की खोज के 10 साल बाद 1010 ईस्वी में थॉरफिन एक बहुत बड़ा एक्सपेडिशन तैयार करता है। ये कई जहाज़ों, 160 लोगों और कुछ आइसलैंडिक परिवारों के साथ हथियारों और जानवरों को भी अपने साथ लेता है और विनलैंड में स्थायी बस्तियां बसाने के लिए निकल पड़ता है एक समुद्री यात्रा पर। थॉरफिन के साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सन्स थे, जैसे गुडिट द फार ट्रेवलर, जो कि थॉरफिन की वाइफ थी और वाइकिंग हिस्ट्री की काफ़ी इम्पोर्टेंट फीमेल मानी जाती हैं। बजरनी ग्रिमोल्फसन, जो एक जहाज़ का कैप्टन था।
लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में शुरू वाला बजरनी जिसने सबसे पहले विनलैंड को देखा था और ये बजरनी जो थॉरफिन के साथ था, ये दोनों अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सन्स थे। इनके साथ थॉरहाल द हंटर नाम का एक प्रसिद्ध शिकारी भी था। ये बड़ा जिद्दी और खूंखार व्यक्ति था जो पैगन आइडियोलॉजी यानी कि मारकाट और लूटपाट में यकीन रखता था। यानी ये जोन्स वाइकिंग्स की आइडियोलॉजी को मानने वाला इंसान था। लीफ एरिक्सन कभी भी इस एक्सपेडिशन में शामिल नहीं हुए थे, बस उनकी एक बहन फ्रेड इन लोगों के साथ आई थी। क्या ये लोग विनलैंड पहुंच पाते हैं या नहीं, इससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नॉर्स में विनलैंड में हमेशा के लिए बसना क्यों चाहते थे। यहाँ पर सेटल होने के 4 कारण थे नॉर्स लोगों के पास। सबसे पहला, उपजाऊ ज़मीन। यहाँ पे आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मुकाबले काफ़ी उपजाऊ ज़मीन मौजूद थी। वहीं स्कैंडिनेविया इलाकों में परमाफ्रॉस्ट की परत जमी रहती थी जहाँ पे खेती करना मुश्किल था। वहीं आइसलैंड में आबादी भी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। जैसे उस वक्त आबादी में 70,000 के करीब लोग रहते थे, जो उस बर्फीली ज़मीन के लिए काफ़ी बड़ी जनसंख्या थी। दूसरी वजह है नेचुरल रिसोर्सेज। विनलैंड में जंगली अंगूर उगते थे जिनसे महंगी शराब बनाकर यूरोप में व्यापार किया जा सकता था। यानी इससे नॉर्स व्यापारी पैसे ही पैसे कमा सकते थे। पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पे चरागाह भी मौजूद थे जो पशुपालन के लिए काफ़ी ज़रूरी थे। इसलिए ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ें भी लाए थे ताकि ये लोग हमेशा बच सके और साथ में पशुपालन भी कर सकें। इस जगह पर इनके लिए शिप बिल्डिंग और घर बनाने के लिए टिम्बर भी मौजूद थी, क्योंकि काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी थे जो इनके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते थे। तीसरी वजह है यहाँ की जलवायु। जहाँ स्कैंडिनेविया काफ़ी उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, लगभग 60 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पर वाइकिंग्स बस्तियाँ बसी हुई थी। ऐसे में विनलैंड मानो इनके लिए स्वर्ग के समान था। चौथा कारण था, इन्हें एक पीसफुल दुनिया की उम्मीद थी जहाँ पे एकदम शांति हो, जोन्स वाइकिंग्स के हमले, युद्ध और गुलामी जैसा कुछ भी ना हो। इन सब कारणों से ये लोग विनलैंड में सेटल होना चाहते थे और स्कैंडिनेविया इलाकों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना चाहते थे। अब हम वापस एक्सपेडिशन पर आते हैं। ये लोग ग्रीनलैंड से रवाना होते हैं और लीफ एरिक्सन के रास्ते को फॉलो करते हुए हेलुलैंड पहुँचते हैं। हेलुलैंड से आगे दक्षिण की तरफ चलते हुए ये लोग मार्कलैंड पहुँचते हैं, जहाँ से ये कुछ इमारती लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेते हैं और आगे के लिए रवाना हो जाते हैं। आइसलैंडिक सागा बताते हैं कि ये लोग आगे स्ट्रॉम फ्योर्ड नाम के एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। अब इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन आज तक नहीं पता चल पाई है। ये जगह वाइकिंग हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस और डिबेटेड जगहों में से एक है। स्ट्रॉम फ्योर्ड में सर्दियाँ काफ़ी ठंडी थी और खाना भी कम पड़ चुका था। इसी जगह पर थॉरफिन और उसके एक साथी थॉरहाल द हंटर के बीच में काफ़ी बड़ा विवाद छिड़ जाता है। जहाँ थॉरफिन पूर्व की तरफ जाना चाहता था, वहीं थॉरहाल द हंटर दक्षिण की तरफ जाना चाहता था। आखिरकार 9 लोगों के साथ थॉरहाल दक्षिण की तरफ रवाना होता है, लेकिन ये फिर वापस कभी नहीं लौट पाता। इसके साथ आखिर क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। वहीं थॉरफिन पूर्व की तरफ रवाना हो जाता है और कुछ समय तक चलने के बाद ये लोग विनलैंड पहुंच जाते हैं। थॉरवाल्ड की वजह से विनलैंड की ट्राइब्स तटीय इलाकों में आ जाती हैं। जब ये लोग जहाज़ों को आते हुए देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से देवता उतर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इनकी यही धारणा चकनाचूर हो जाती है। थॉरफिन और बाकी लोग विनलैंड में उतरते हैं और अगले 3 सालों तक यहीं पर बस जाते हैं। ये लोग पेड़ काटते हैं, बस्तियाँ बसाते हैं और स्क्रेलिंग्स के साथ व्यापार भी शुरू करते हैं। अब इनकी बसाई गई बस्तियों के सबूत काफ़ी ज़्यादा बाद में जाकर मिलते हैं, जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रूव करते हैं कि ये बस्तियाँ असली में वहाँ पर मौजूद थी। विनलैंड की जो ट्राइब्स थी ये खेती या पशुपालन जैसे काम नहीं करती थी, बल्कि ये लोग सिर्फ हंटर गैदरर्स थे। यहाँ तक कि इन जनजातियों ने कभी बटर, पनीर, लोहे के औजार जैसी चीज़ें तक भी नहीं देखी थी। इसलिए नॉर्थ लोग इन्हें आयरन टूल्स, कपड़े, दूध दिया करते थे और बदले में फर, मीट, मछली इनसे ले लिया करते थे। इन दोनों पक्षों के बीच वस्तु विनिमय होता था। इन दोनों की भाषाएं भी अलग थी, इसलिए व्यापार केवल संकेतों के जरिए ही किया जा सकता था। थॉरफिन ईसाई विचारों से प्रभावित था, इसलिए उसने हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी और हर कोशिश की ताकि ट्राइब से कोई सीधा टकराव न हो। लेकिन बाकी नॉर्थ लोग थे वो खुद को सिविलाइज्ड और ट्राइब्स को बर्बरिया व असभ्य समझकर उनका अपमान किया करते थे। आगे चलकर व्यापार के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े ने सब कुछ खत्म कर डाला। थॉरफिन और गुडरिन ने यहीं पर एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था स्नोरी थॉरफिनसन, जो दुनिया भर के इतिहास में अमेरिका में जन्मने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था। नॉर्स और जनजातियों के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते थे, लेकिन एक दिन नॉर्स व्यापारी ने किसी नेटिव को ठगने की कोशिश की, जिससे नेटिव नाराज हो गया। झगड़ा होने पर उस नॉर्स व्यक्ति ने उस नेटिव को मार डाला। अगले दिन पूरी नेटिव आर्मी इकट्ठी हो गई और बदला लेने के लिए आ धमकी। कुछ इस तरह से एक पीसफुल लैंड युद्ध का मैदान बन चुका था। हमलावरों को रोकने के लिए फ्रेड, जो लीफ एरिक्सन की बहन थी, उसने उनके सामने तलवार लहराई। क्योंकि ये लोग हथियारों से डरते थे, इसलिए डरकर भाग गए। अब थॉरफिन किसी
किसी भी तरीके की लड़ाई में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए डिफेंस के लिए ये लोग पीछे हट जाते हैं और विनलैंड छोड़कर वापस स्टॉर्मफjord चले जाते हैं। यहाँ पर ये लोग 5 नेटिव्स को सोते वक्त मार डालते हैं। इसके बाद इन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि वापस ग्रीनलैंड जाना चाहिए या विनलैंड। इससे पहले ये लोग थॉरहाल्ड हंटर को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, जो 9 लोगों के साथ साउथ में गया था और वापस कभी नहीं लौट पाया था। ये भी वाइकिंग हिस्ट्री की एक मिस्ट्री मानी जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि दक्षिण में जाते वक्त लहरों में उसका जहाज डूब गया था और वहीं पर सारे लोग मारे गए थे। इन लोगों को थॉरहाल्ड कभी वापस नहीं मिल पाता है, इसलिए ये लोग वापस स्टॉर्मफjord नाम के आइलैंड पर चले जाते हैं और सर्दियों तक यहीं रहते हैं। लेकिन इसके बाद इनमें एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। कुछ लोग विनलैंड वापस जाना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग ग्रीनलैंड जाना चाहते हैं। आखिर सब लोग ग्रीनलैंड वापस जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कई बड़ी घटनाएं और कई बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। पहले जिन नेटिव्स ने नॉर्स लोगों को देवता समझा था, उनसे ये लोग इतनी नफरत क्यों करने लग गए? क्या थॉरफिन और बाकी लोग वापस जिंदा पहुँच पाते हैं या फिर इनके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है? किन कारणों से विनलैंड की खोज की इस कहानी को 960 सालों तक एक मिथक या लीजेंड समझा जाता है? विनलैंड को हमेशा के लिए क्यों भुला दिया जाता है? विनलैंड के पुरातात्विक प्रमाणों की खोज कैसे होती है? क्या होता अगर विनलैंड की खोज को 11th सेंचुरी में आइडेंटिफाई कर लिया जाता और इसकी मैपिंग भी कर ली जाती, तो दुनिया पर कितना बड़ा असर पड़ता? युकिमुरा के मांगा या एनीमे और हिस्ट्री में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे विनलैंड एक्सपेडिशन पार्ट 2 में।